हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सोशियोलॉजी का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे हम लोग चार टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट किए कि सर हम लोगों को सोशियोलॉजी में कुछ नहीं बताया, यानी समाज शास्त्र से रिलेटेड अभी तक हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किए हैं। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 1। इस तरह से आप लोगों को 6 लेक्चर मिलेगी और आशा करते हैं अगर इन 6 लेक्चर को बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में यहीं से टपकेगा। उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ ये जो आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, ये आप लोगों का एक लेक्चर आप लोगों को मिलेगी यूट्यूब पे। याद रखिए, एक लेक्चर आप लोगों को मिलेगी यूट्यूब पे। बाकी जितना भी क्लासेस होगी लेक्चर 2 से लेकर लेक्चर 6 तक सारा क्लास जो है हमारे एप्लीकेशन पे होगा, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करें और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी। अब जैसे ही इस तरह से इंटरफेस होगी आपके सामने, उसके बाद आप लोगों को एक आपको कोर्स मिलेगा, आर्ट्स का क्रैश कोर्स। याद रखिए क्या मिलेगी, आर्ट्स का एक क्रैश कोर्स मिलेगा। उस क्रैश कोर्स को आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे प्रतिदिन आप लोगों का बेहतरीन तरीके से मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती है और ये क्लास अपलोड किए जाते हैं। क्लास को आप कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही कम फी में ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ओनली फॉर 299 रुपीज में। और ये क्लास कंटिन्यू 45 दिन तक चलेगी। आशा करते हैं अगर 45 दिन तक अगर कंटिन्यू अगर क्लास को कर लेते हैं, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, उम्मीद करता हूं मेरे लाल कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। और आप में से कोई सा स्टूडेंट जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैंने आप लोगों को सोशियोलॉजी में 3 तरह का मैंने पहले आप लोगों को क्लास में करवा चुका हूं। 3 तरह का आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेगा। एक मिलेगा आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2-2 मार्क्स के आपके पेपर में छपेगी, जहां पे आप लोगों को 19 पेज होगी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आप लोगों का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूं। और एक पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था जो 4-4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। फिर एक मिलेगा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन, जो आप लोगों का 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पेपर में छपेगी। तो इतना सारा कंटेंट अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, साथ ही साथ ये जो मैं सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो 6 सेट होगी, 6 सेट अगर अच्छी तरह से कर लेते, उम्मीद करते हैं मेरे लाल इससे बाहर नहीं छपेगी। और बात रही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों को याद रखिएगा 5 सेट प्रोवाइड किया हूं। ठीक है, 5 सेट को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। एक सेट में 40 क्वेश्चन, 5 सेट में आप लोगों को 200 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर चुका हूं, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट है क्लास अगर अच्छा लगे मेरे लाल, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको बताएं कि क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि समाजशास्त्र का जनक कौन होता है। देखिए, समाजशास्त्र का जो जनक होती है वो कॉम्ट होगा, अगस्ट कॉम्ट होगा। याद रखिए कौन होगी? अगस्ट कॉम्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? किसका संबंध जो है जनजातीय आंदोलन से नहीं होगी? तो याद रखिएगा मधु कोड़ा। क्या हो जाएगी? मधु कोड़ा। याद रखिएगा झारखंड का एक राज्यपाल है, पहले राज्यपाल रहे थे। यही जो है किससे संबंधित है? जनजाति आंदोलन से। बाकी जय सिंह, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा, ये सब क्या है? जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ये लेक्चर नंबर 1 है, मैं बार बार कह रहा हूं लेक्चर नंबर 1। बाकी लेक्चर जो 5 लेक्चर बचेगी, इसको देखने के लिए आपको मिसाइल क्लासेस के आपको ज्वाइन करना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल हो या पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था का मॉडल हो, वो होगी, याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां से है? तो बताएंगे सर अमेरिका में। कहां पे है? अमेरिका में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पे है, तो बताएंगे सर रूस में। याद रखिए कहां पे? रूस में। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना राजाराम मोहन ने किया था। याद रखिए किसने किया था? राजाराम मोहन राय। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 में आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितना क्वेश्चन है ना, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल। बस क्लास को अच्छा लगे ना, एक बार लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये सेट जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट में
सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को 6 लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूं और बेहतरीन तरीके से 6 लेक्चर को चार्ट लेना है आप लोगों को। संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे की देन है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा याद रखिए श्रीनिवास की देन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा औद्योगिकरण किस राज्य में है? सबसे ज्यादा फैक्ट्री जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कहां पे? मुंबई में। याद रखिए कहां पे? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा कोयला कहां पे पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड में कहां? याद रखिएगा धनबाद जिला में रहते होंगे ना, झरिया में सबसे ज्यादा जो है कोयला का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? कौन भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है? तो हो जाएगी केरला। क्या हो जाएगी? केरला। केरला की राजधानी क्या होगी? त्रिवेंद्रमपुरम। याद रखिए क्या हो जाएगी? त्रिवेंद्रमपुरम। इस सब को भी आपको नोट डाउन करना है। अगर आपसे पूछा जाए कितना परसेंट शिक्षित व्यक्ति है तो बताएंगे सर 91%। याद रखिए कितना परसेंट? 91%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। जानकीकी विज्ञान है। जो जानकीकी विज्ञान क्या है? जनसंख्या का अध्ययन करना। याद रखिएगा जौ से जनसंख्या, जौ से जानकीकी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र की विशेषता है, जो प्रजातंत्र है इसकी क्या क्या विशेषता है ये आपसे पूछेंगे। तो प्रजातंत्र की विशेषता है कानून के समक्ष समानता। क्या हो जाएगी? कानून के समक्ष समानता। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? कानून के समक्ष समानता। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा था? तो बताएंगे मैकाइवर ने। किसने कहा था? मैकाइवर ने। देखिए इसमें जो है ना आप लोग को मैकाइवर, मजूमदार, कुले, रिजले ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ना क्वेश्चन को रोटेट करते हैं। क्या करते हैं मेरे लाल? क्वेश्चन को रोटेट करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी टप के पास आपको बेसिक नॉलेज पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन परिवार की मुख्य विशेषता है? परिवार की मुख्य विशेषता क्या होगी? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी इनमें से? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी इनमें से? सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? चिपको आंदोलन के जनक आप सभी को अच्छी तरह से पता है। क्या होगी? याद रखिएगा क्या गोरा देवी होगी, अमृत प्रतिमान होगा, या अमृत राय होगी, या मृदुल्य मार्ग होगा? देखिए यहाँ पे आपसे ना चिपको आंदोलन का जो जनक है वो होना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा। क्या होना चाहिए? सुंदरलाल बहुगुणा। पर आपके ऑप्शन पे तो नहीं है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ और एक दिग्गज नेता थे, उनका नाम था क्या? अमृत राय। याद रखिए क्या हो जाएगी? अमृत राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लेकिन इसका आंसर जो एक्चुअली होना चाहिए ना आपको ऑप्शन में मिलेगी क्या? एग्जाम के ऑप्शन में मिलेगा आपको सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन से रिलेटेड। लेकिन उसी का साथ और एक नेता था जिसका नाम था अमृत राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? सोसाइटी पुस्तक से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी, तो पुस्तक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से कर लेना है। तो याद रखिए सोसाइटी नामक पुस्तक लिखा था जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति है? कौन जाति है? तो बताएंगे सर राजपूत एक जाति है। क्या हो जाएगी? राजपूत एक जाति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, देखिए भारत में जो मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स से आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। फंडामेंटल राइट्स पहले कितना था? 7, प्रेजेंट टाइम में कितना है? 6। कौन कौन है, किसका, इसका अर्थ क्या क्या है, ये सब के बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं धीरे धीरे अभी हम लोगों का 5 लेक्चर और बाकी है, मैं सारा वीडियो में आप लोगों को 5 लेक्चर में थोड़ा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होती है कि सभी धर्मों का समान देखना। याद रखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। चाची नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं? नातेदारी याद रखिएगा 3 प्रकार के नातेदारी होती है, तो तीनों प्रकार के नातेदारी को आपको बेहतरीन तरीके से कर लेना है। चाची किस नातेदारी में आती है? याद रखिए चाची जो है द्वितीय नातेदारी में आते हैं। याद रखिएगा फादर, पिता, माता, याद रखिएगा प्रथम नातेदारी में आती है। इस सब के बारे में आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? मंडल, याद रखिए इन्हीं के नाम से ना एक आयोजन हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, मंडल आयोग। याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं पीपी मंडल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सबसे पहले एक
अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी? याद रखिए कब किए थे? तो 1978 में किया था। किसने किया था? याद रखिएगा, आपसे याद रखिएगा, आपसे पूछी जाएगी कब किए थे? तो 1978। क्लास अच्छा लगे तो एक बार जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। क्रैश कोर्स में हर एक सब्जेक्ट का 6 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया गया है। एक सेट में 40 क्वेश्चन और 5 सेट में 200 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ना आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और आशा करते हैं कि इन 6 लेक्चर को और इस 5 मॉडल सेट को जो मैंने हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने प्रोवाइड किया आप लोगों को, अगर कर लेते, उम्मीद करता हूं अगर अभी भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समय है, जल्दी से आप लोग कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें और सारा का सारा क्वेश्चन को अपने माइंड में सेटअप करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषता है? संयुक्त परिवार की विशेषता आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो बड़ा आकार, संयुक्त मतलब कॉम्बिनेशन फैमिली होते हैं। जब लोग ज्वाइंट फैमिली जिसे हम लोग बोलते हैं, तो बड़ा आकार होगी, सामान्य संपत्ति होगी और सामान्य निवास होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब हम लोग आते हैं सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके पेपर में ना 2-2 मार्क्स का छपेगी। कितना मार्क्स का? जो आपके पेपर में 2-2 मार्क्स का छपेगी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी कि संस्कृतिकरण क्या है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। संस्कृतिकरण के बारे में क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से समझना है। कल्चरल के बारे में आपसे पूछेंगे, रहन सहन के बारे में समझिए। संस्कृतिकरण, सांस्कृतिक एकीकरण के अर्थ एक राष्ट्रीय संस्कृति के निवास से है। किससे है? एक राष्ट्रीय संस्कृति के निवास स्थल से है। विभिन्न समुदाय जब अपने क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक हितों की जगह राष्ट्रीय संस्कृति के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, तभी इसी को हम सांस्कृतिक एकीकरण कहते हैं। यानी विभिन्न धर्म के लोग पूजा पाठ, नमाज वगैरह, चर्च वगैरह जब जाते हैं और अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सांस्कृतिक एकीकरण। याद रखिएगा। ग्रामीण समुदाय, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। हाँ मेरे लाल, 2 मार्क्स का छपेगा मेरे प्यारे। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। ग्रामीण समुदाय क्या है? ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें सभी लोग एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं। क्या बोल रहे हैं मेरे लाल? कि ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है, ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें सभी लोग एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा जिनके बीच सामान्य और प्राथमिकता संबंध होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। और ये प्रवास, प्रवास क्या है? जियोग्राफी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जियोग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो प्रवास, अप्रवास, परप्रवास के बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करवाया था। समझिए प्रवास किसे कहते हैं? जीवन यापन की बेहतर दशाओं की खोज में लोग एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करने की ही प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। प्रवास के नाम से जानते हैं। देखिए मेरा बोलने का मकसद है, हम लोग झारखंड में रहते हैं। झारखंड में जब मान लेते हैं कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे रोज बाढ़ आती है, ये बाढ़ आने के बाद बस्तियों को बहा कर ले जाते हैं, तो वहाँ के लोगों ने एक संगठन बनाया। वहाँ के लोगों ने सोचा कि नहीं, मुझे दूसरी जगह प्रवास होना है। क्यों? क्योंकि अपने बेहतर जीवन को गुजारने के लिए जब वो दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रवास। याद रखिएगा, ठीक है। प्रवास जो है 3 टाइप का होता है, जिसमें से मेनली आप लोगों को 2 टाइप का प्रवास के बारे में पढ़ना होगा। प्रवास एक्चुअली लोग क्यों होते हैं? तो एक होता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और एक होता है रोजी रोजगार, पेट कमाने के, मतलब पेट भरने के लिए, मतलब जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं ना, वो और एक तरह का होता है आप लोगों का शिक्षा, अधिक उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस चले जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो प्रवास 3 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं सर अगला प्रश्न पे कि जाति पूर्वाग्रह क्या है। जाति, कास्ट के बारे में हम लोगों से पूछे गए हैं। जाति पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। जाति पूर्वाग्रह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यह एक ग्रंथि है। यह ग्रंथि वरिष्ठता के साथ हीनता की भावना पर भी आधारित है। इस प्रकार जाति पूर्वाग्रह जाति समानताओं की और की अभिव्यक्ति है। जाति का मतलब होता है क्या? कास्ट होता है। क्या होता है? कास्ट। यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड कहा गया कि किसी भी जाति से संबंधित वैज्ञानिक नहीं बल्कि अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। याद रखिए, गलत मन भावना में देखिए ना, कुछ हुआ है और कुछ वो सोचकर बैठ गए हैं, तो क्या है? गलत अवधारणा। जाति पूर्वाग्रह एक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह ग्रंथि, यह एक ग्रंथ है। क्या है? यह एक ग्रंथ है। याद रखिएगा, यह ग्रंथि वरिष्ठता के साथ हीनता के भावना पर भी आधारित है। इस प्रकार जाति पूर्वाग्रह जाति मानसिकताओं की अभिव्यक्ति है। ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन प्रीति सत्ता। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी कि प्रीति सत्ता एक्चुअली है क्या। प्रीति सत्ता के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको सिंपल सा भाषा में आपको लिखना है आंसर क्या। प्रीति एक व्यवस्था है।
प्रीति सत्ता एक क्या है, पितृसत्ता क्या है, एक व्यवस्था है जो लैंगिक असमानता एवं शक्ति तथा हैसियत में भेदभाव की बुनियादी पर आधारित है। प्रीति सत्ता का अर्थ परिवार में महिलाओं तथा बच्चों पर पुरुषों का वर्चस्व होना। देखिए परिवार में सबसे ज्यादा दबदबा किसका होता है, एक पुरुष का ही होता है सॉरी, एक परिवार में सबसे ज्यादा अगर दबदबा होती है ना तो वो किसका होता है, तो एक पुरुष का ही होता है। तो पुरुष के द्वारा बच्चों एवं महिलाओं पर दबाव बनाकर रखना या वर्चस्व करना, वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, ठीक है। तो दबदबा बनाकर रखना, इसी को हम लोग ना याद रखिए प्रीति सत्ता के नाम से हम लोग जानते हैं। शक्ति संरचना के सभी केंद्रों पर पुरुषों का नियंत्रण होता है और शक्ति संरचना जैसे सामान लाना, किसी को कितना पैसा देना है वो लाना, या कोई भी कार्य घर का बड़े बड़े काम होती है तो उसका जो है शक्ति सबसे ज्यादा किसके पास होती है, एक पुरुष प्रधान के पास होती है, ठीक है। और होना भी चाहिए, महिलाओं को दे देंगे तो फिर उड़ा के खत्म कर देंगे वो लोग, नहीं कीजिएगा जी आप लोग। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन में जन संचार की भूमिका की विवेचना करें। ये क्वेश्चन याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगी, क्या आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपके पेपर में 4 मार्क्स का छपेगी, याद रखना है, ध्यान से समझिए उस बात को। जनसंचार के अंतर्गत हम मुद्रित संचार, विद्युत संचार तथा दृश्य श्रव्य संचार को सम्मिलित कर लेते हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, चलचित्र आदि जनसंचार के साधन है। टेलीविजन द्वारा प्रयोजित हम जिन कार्यक्रम, समाचारों और सूचनाओं को देखकर सुनते हैं उनका हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण जीवन में आज भी रेडियो अधिक लोकप्रिय है। जो ग्रामीण जीवन है आज भी हम लोग देखते हैं जो लोग रेडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना रेडियो उठ चुका है। क्यों? क्योंकि अभी मोबाइल का ज़माना आ चुका है और बूढ़े लोगों के पास भी, जवान तो जवान क्या, बूढ़े लोगों के पास भी 2-2 मोबाइल होते हैं, ठीक है। नई पीढ़ी या युवा वर्ग के विचारों को प्रभावित करने में चलचित्र की भूमिका अधिक है। विश्व के सभी लोग एक दूसरे के बहुत समीप आ गए हैं। अच्छा, विश्व के सभी लोग एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए हैं, क्यों पता है? क्योंकि याद रखिएगा जनसंचार का विकास हो रहा है। जनसंचार का माध्यम से हम लोग बहुत सारे यंत्र को देख सकते हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, समाचार, चलचित्र, ये सब के माध्यम से पूरे विश्व के लोग एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। जब ये सब नहीं थे तो हम अपने गांव के लोग दूसरे गांव के लोग से बात करने के लिए हमें साइकिल लेकर दूसरे गांव जाना पड़ता था, तब जो जाके उस व्यक्ति से हमें बातें होती थी। लेकिन अभी कोई अगर अमेरिका में बैठे हैं तो मैं उससे यहाँ से बात करके वहां से मैं पैसा भी मंगवा सकता हूँ। समाचार पत्र और पत्रिका देश विदेश के घटनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाकर हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करती है। याद रखिएगा, इस तरह से आपके पेपर में आएंगे। और जो मैं आंसर बता रहा हूँ ना, एकदम सिंपल भाषा में लिखना है। अगर ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ये सब के बारे में आप लोगों को लिखना है। बस इतना याद रखना है कि जनसंचार का मतलब होता है क्या, याद रखिएगा, जनसंचार का मतलब होता है कि एक दूसरे व्यक्ति से एक दूसरे को कनेक्टिविटी रखना। याद रखिए क्या होगी, एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखना, चाहे वह रेडियो के माध्यम से हो या मोबाइल से हो या टेलीफोन से हो या चलचित्र से हो, किसी भी माध्यम से हो सकती है। अब आते हैं सर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 मार्क्स का पूछे। कितना मार्क्स का? 6 मार्क्स का। नगरीकरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव का वर्णन करें। आपसे नगरीकरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्चुअली नगरीकरण क्या होते हैं। नगरीकरण के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नगरीकरण क्या है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर नगरों में जाकर निवास करने लगते हैं। अब देखिए ना, ग्रामीण व्यक्ति भी जो है अब धीरे धीरे वो शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी स्टेज को ना हम लोग क्या कहते हैं, नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर नगरों में जाकर निवास करने लगते हैं। ग्रामीण समाज नगरीय समाज में परिवर्तन हो जाता है और ग्रामीण समाज होती है ना, वो धीरे धीरे नगरीय समाज में परिवर्तन होने लगते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा उद्योग का विकास होता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों का भी विकास होता है।
और उद्योगों के परिणाम स्वरूप नगरों का भी विकास होता है। देखिए अब जब हम अपने गांव देहात को छोड़कर जब इस शहर की ओर लौटेंगे, नगर की ओर लौट जाएंगे, तो वहां पे क्या होगी ना, वहां पे फैक्ट्री का विकास होगा। फैक्ट्री के विकास होने के साथ साथ जो है वहां के नगर योजना, नगर पालिका जो नगर के अंतर होते हैं या शहर के अंतर होते हैं उनका वो भी डेवलप करते हैं, चाहे वो सब्जी बेचकर हो या बिजनेस करके हो या होटल बनाकर हो, मतलब वो भी क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में वो भी डेवलपिंग होते हैं, विकासशील होते हैं। ठीक है, भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव भारतीय समाज पर नगरीकरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़ रहे हैं। पहला पॉइंट, एकदम एक एक पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से देखना है, बस याद रखिएगा। नगरीकरण का अगर सिंपल से मैं भाषा में समझाऊं आप लोगों को, नगरीकरण का सिंपल सा वे में समझिए। ग्रामीण क्षेत्र से लोग उठकर जब नगर की ओर बढ़ रहे हैं, नगर पे जाकर स्थापित हो रहे हैं, अपने घर द्वार बना रहे हैं, इसी को हम लोग नगरीकरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, औद्योगिकरण। नगरों का ये सब क्लास का जो पीडीएफ है ना, आप लोगों को जस्ट क्लास जैसी ही होगी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अपने चाहे जो भी कोर्स को बाय किए, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो या क्रैश कोर्स हो या सफलता कोर्स हो, ठीक है। तो आप लोग लेट ना करें, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर को ओपन करें, सर्च करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन क्लासेस होती है, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नगरों का विकास हो जाने के कारण औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ गई है। नगरों के विकास होने के कारण अब जैसे जैसे लोग नगरों की ओर बढ़ रहे हैं तो फैक्ट्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। ग्रामीण उद्योगों के समाप्त होने और नए उद्योग धंधे विकास के कारण भारत में सामाजिक परिवर्तन हुआ है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष बढ़ गई है, श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हो गई है, कारखानों की स्थापना से गंदी बस्तियों का विस्तार, हड़ताल, बिजली पानी, यातायात, निवास और भोजन की समस्या आदि उत्पन्न हो जाती है। अब समझिए यहाँ पे जैसे हम लोग फैक्ट्री बसाएंगे, मेरे छोटा सा एक सिंपल सा बात बताइए, फैक्ट्री को हम लोग बसा लेंगे, आप जहाँ पे रहते हैं मान लेते हैं कि आपका वहीं पे एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाया जाए, शराब का फैक्ट्री हो या छड़ का फैक्ट्री या सीमेंट का फैक्ट्री हो, तो उस फैक्ट्री से जो मल मूत्र या जो गंदा पानी निकलते हैं वो कहाँ जाकर मिलेगी, तो डायरेक्ट सीधा नदी पे जाकर मिलेगी, और इस तरह से नदी के पानी दूषित हो जाते हैं। और जब भी लोग नदी के पानी पीते हैं तो याद रखिएगा क्या हो जाते हैं, तो बीमार पड़ जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उनका मृत्यु हो जाता है। या उस पानी को हम लोग सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं, तो सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं तो फसल का सही उत्पादन नहीं होता है, बल्कि फसल जो है गल जाते हैं, क्योंकि वहां पे उस पानी से, उस फैक्ट्री से काफी ज्यादा केमिकल निकल रहे थे और वो सीधा जाकर नदियों से मिल रही थी। इस तरह से औद्योगिकरण के साथ साथ नगर में विकास भी हुआ है, और देखा जाए तो लोगों को हानि भी पहुंच रही है। पॉइंट मनुष्य की एकाकी परिवार में वृद्धि। नगरों का विकास हो जाने से भारत में संयुक्त परिवार का तेजी से विघटन हो रहा है। अब नगरों के जैसे जैसे विकास हो रही है ना, पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, 5 भाई 6 भाई 7 भाई एक साथ हम लोग एक आंगन में हम लोग रहने की कोशिश करते थे, और रहते भी है। लेकिन अब क्या हो, जैसे जैसे लोग नगर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये परिवार जो है ना, ज्वाइंट फैमिली से सिंगल फैमिली, एकली परिवार में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे वही कह रहे हैं, नगर विकास हो जाने से भारत में संयुक्त परिवार का तेजी से विघटन हो रहा है। नगरों में एकीकृत परिवार को प्रोत्साहन मिल रहा है, संयुक्त परिवार की भावना और धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ज्वाइंट फैमिली की भावनाएं धीरे धीरे और कम होते जा रहा है। संबंधों में औपचारिकता, संबंधों में क्या होती है, औपचारिकता क्या होता है समझिए। नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है, ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम होती है, नगरों की जनसंख्या काफी अधिक होती है। आमने सामने के घनिष्ठ और औपचारिक संबंध बड़े नगरों में समाप्त हो जाते हैं। फैशन में वृद्धि, नगरीकरण के कारण सामाजिक जीवन में बनावट आ गई है। नगरों में चमक दमक, सजावट व आकर्षण का महत्व बढ़ गया है। अब गांव में रहते हैं ना, तो गांव में एक हाफ पैंट पहन के, बस एक सैंडो गंजी पहन के अगर घूमेंगे ना, सैंडो गंजी जो अंदर वे होता है पहन के अगर घूमेंगे ना, तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन शहर में ये सब नहीं चलता है, शहर में पूरा चमक दमक, एकदम पूरा लेप के, ये सब समझ में आ रहा है ना, लड़की लोग ज्यादा करती है ये सब, पूरा लेप के एकदम हीरो जैसा निकला हुआ लग रहा है कि हम ही सलमान खान है, ठीक है। इस तरह से पूरा बनावट के साथ जब निकलते हैं, तो इस नगरीकरण में इस तरह भी एक तरह का देखा जाए तो ये विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में। सामाजिक रहन सहन के स्तर में परिवर्तन आ गया। यहाँ पे पहले हम लोग जमीने में खाना खा लेते थे, और जमीने में लेट जाते थे, घटिया में सो जाते थे, और नगरी में पलंग चाहिए, बिना पलंग का हम लोग को नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रामीण की तुलना में नगर में विकास हो रही है। लेकिन ग्राम होते मेरे लाल,
अभी आप लोग भी होंगे शायद ग्रामीण इलाके में, एक बार आप शहर की ओर लौट कर चलिएगा तो आपको एहसास होगा क्या मेरा गांव थे मेरे भाई, जहां पे मुझे कोई भी कुछ नहीं कहते थे, और ये ग्राम के अलावा जब मैं शहर की ओर लौटता हूं तो यहाँ पे लोग अपने को नहीं पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सामाजिक विजातीय। इसमें देखिए आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। जैसे मैंने आपको 10-12 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया हूं, लेकिन आप लोगों को कम से कम 5 पॉइंट इंडिकेट करना है। मैं ज्यादा पॉइंट इसलिए मैं बताया हूं ना, क्योंकि आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आए और आपको सारा चीज याद है तो कम से कम 5 पॉइंट को तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ना। फाइनल एग्जाम में आपको 5 से 6 ही पॉइंट आप लोगों को लिखना है, ज्यादा पॉइंट का इंडिकेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे द्वितीय समुच्चय की प्रधानता, सामाजिक नियंत्रण का अभाव, भौतिकवाद का विचारधारा का विकास, उसके बाद आपका श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, ये सब के बारे में आप लोगों को लिखना है। मैंने 12 पॉइंट आप लोगों को इंडिकेट किया हूं, आप में से 5 या 6 पॉइंट को आपको कंठस्थ कर लेना है। और याद रखिएगा मेरे लाल, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण को उजागर बताइए। भारत में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई जनसंख्या पूरे देश में है तो वह है भारत प्रेजेंट टाइम में। पहले चीन था, चीन को अभी भारत ने पछाड़ दिए हैं, और इसलिए मोदी कह रहा है हम 2 हमारे बच्चे 2। ठीक है, समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, समाज में वृद्धि दर इसलिए कम होती है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची स्तर होती है। अतः भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण से बारे में पूछा गया है, तो अतः दोनों के बीच का अंतर नीचा रहता है कि विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रहती है क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु व जन्म दर में काफी कमी हो जाती है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक तीसरी संक्रमणकालीन चरण होता है, तब समाज पिछड़ी अवस्था से उत्पन्न उन्नत अवस्था में जाता है, और इस अवस्था की विशेषता यह है कि इस दौरान जनसंख्या में वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। मृत्यु दर की कमी के कारण जनसंख्या का एक उचित अनुपात में बढ़ती चली जाती है। समाज को इस स्थिति के अनुरूप खुद को ढालने में काफी समय लग जाता है। संक्रमण अवधि के कारण कम विकसित देशों में जनसंख्या की दर घटने के प्रयास किए गए हैं। यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में जनसंख्या दर को घटने के प्रयास किए गए हैं। भारत में भी मृत्यु दर कम कर दी गई है, परंतु जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ती जा रही है। भारत में देखिए जनसंख्या बढ़ने का ना सबसे पहला रीजन क्या है पता है? शिक्षा का अभाव। अगर जिस व्यक्ति के अंदर में शिक्षित होगी ना, याद रखिएगा वो जनरेशन आने वाली जो जनरेशन होती है ना, जेनेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, याद क्या है, वो क्या होगी उसमें वो कंट्रोल करेंगे। नहीं तो देखिएगा ना ग्रामीण देहात में एक व्यक्ति का 12 लड़का है, एक व्यक्ति का 7 बॉय है, 7 मतलब लड़का और 7 गर्ल्स है। इसीलिए तो भारत का जो है क्या, भारत का जनसंख्या पूरे विश्व में प्रथम स्थान आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये अगर आंसर नहीं करना चाहेंगे आप लोग तो इसके अलावा भी आप अपने तरफ से लिख सकते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है। मृत्यु दर की संख्या घट रही है, जन्म दर की संख्या बढ़ रही है, ये भी एक तरह का देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि का क्या है, कारण ही होगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में 2 बाक्स में पूछेंगे। देखिए मेरे लाल, एक बात मैं बता दूं, आप अगर जियोग्राफी लिए हैं, आप अगर पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, आप अगर सोशियोलॉजी लिए हैं, तो 3 क्वेश्चन कॉमन होती है, निजीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। निजीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, तीनों क्वेश्चन कॉमन है, तीनों ही जगह हर साल बार बार पूछे जाते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछेंगे जातिवाद के कारणों की विवेचना करें। जातिवाद एक उग्र भावना है जो एक जाति के सदस्य को बिना किसी कारण के अपनी जाति के लोगों का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करती है, चाहे इससे अन्य समूह के हित में कितनी ही बाधा क्यों ना पहुंच सके। जातिवाद का मतलब आप सभी को पता है, जातिवाद का मतलब क्या होता है? देखिए मैं बता दूं जातिवाद का मतलब क्या होता है, समझिए। जातिवाद का मतलब होता है कि मैं मान लेता हूं कि मैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड हूं और क्रिश्चियन में हूं, और मैं लोगों को कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे अगर सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो वह है क्रिश्चियन धर्म। तो इस तरह से सांप्रदायिकता इसी कारण से उत्पन्न होती है। इस तरह से लोगों के धर्म के प्रति, अन्य धर्मों के प्रति जब अपने धर्म को मैं सर्वश्रेष्ठ मानने लगूं, याद रखिएगा इसको हम लोग जातिवाद कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 6 मार्क्स का पूछेगा मेरे लाल। एक एक स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जातिवाद की समस्या पर प्रकाश डाले। एक्चुअली जातिवाद क्यों होता है ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। हम लोग एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जातिवाद आज हमारे समाज और आर्थिक जीवन को विषक्ता कर रहा है। यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास में बाधक है। बिल्कुल
अगर हम लोग जातिवाद करते रहेंगे ना तो मुस्लिम मुस्लिम के पास अगर सामान लेंगे, हिंदू हिंदू के पास सामान लेंगे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन के पास सामान लेंगे, पंजाबी पंजाबी के पास सामान लेंगे, इस तरह से कभी भी कोई धर्म जो है विकास नहीं कर सकता है। इसलिए विकास करने के लिए सभी धर्मों को एकजुट होना बहुत जरूरी है। समझिए इसके दुष्परिणाम के कारण है, पहला प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में बाधक। जातिवाद अप्रजातांत्रिक जातिवाद तथा प्रजा मौलिक रूप से एक दूसरे की विरोधी व्यवस्था है। प्रजातंत्र में व्यक्ति की जाति, धर्म एवं आर्थिक स्थिति को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि जातिवाद में केवल अपनी जाति को महत्व दिया जाता है। जातिवाद मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही जाति पर जो है ज़्यादा ध्यान दिए जाते हैं और दूसरी जाति पर ध्यान नहीं दिए जाते हैं। सामाजिक गतिशीलता में बाधक। जातिवाद गतिशीलता का अर्थ है व्यक्तियों की अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करने के अवसर प्राप्त होना। व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर सामान्य प्राप्त होता है, जाति के आधार पर नहीं। लेकिन जो कुशलता होती है ना, कुशलता वो याद रखिएगा सभी को प्राप्त होता है। कुशलता का मतलब होता है, मैं एक तरह का मैं दिखा दूँ तो एक्सपीरियंस भी हम लोग बोल सकते हैं, अनुभव। कुशलता के आधार पर समान प्राप्त होता है, जाति के आधार पर नहीं। मतलब कोई भी काम अगर आपको आता है तो जरूरी नहीं कि आप मुस्लिम है तो आपकी को लिए जाएंगे। अगर किसी हिंदू का आता है और आपको नहीं आता है और आपका लीडर जो है मुस्लिम है तो वो मुस्लिम को चूज नहीं करेंगे, बल्कि वो किसको चूज करेंगे, वो हिंदू को चूज करेंगे, क्योंकि उनके पास कुशल श्रमिक है, अब कुशल उसके पास टैलेंटेड है, वो उनके पास अनुभव है। तो इस तरह से ना आपको 3 4 5 6 आपका पॉइंट दिया गया है। एक बार आप लोग अच्छी तरह से पॉइंट को देखेंगे और आप लोगों को लिख लेना है। जैसे नैतिक पतन, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक, श्रम की कुशलता में बाधक, जाति वाले खाना क्या बोल रहे हैं समझिए। जाति वाले खान पान संबंधित विभिन्न प्रकार के निषेध को मानते हैं, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य की हानि होती है। अगर मैं सोचूं कि मैं मुस्लिम होटल हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम के ही होटल में खाऊं, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू होटल खाऊं। होटल मतलब होता है जरूरी नहीं कि जहाँ पे भात चावल मिलता है वो होटल नहीं, जहाँ पे वगैरह कुछ भी सामान फास्ट फूड की मिलती है। अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हानि होगी। तो इस तरह से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से 6-7 आपका पॉइंट दिया गया, कर लेना आप लोगों को। राजनीति का क्या अभिप्राय है, जो राजनीतिक है इसका क्या अभिप्राय है। राजनीति का तात्पर्य है नागरिकों के उस संगठित समूह से हैं जो किन्हीं ऐसे सिद्धांतों के आधार पर, क्या ऐसे सिद्धांतों के आधार पर जिस पर वे सहमत है, अपने सामूहिक प्रत्ययों द्वारा जनता के हितों में काम करने के लिए एकतावाद रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह समूह एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इस तरह से आपको लिखना है। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, जो राजनीतिक दल है इससे आपको क्या समझ में आता है। ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन छपेगी। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का यहाँ पे आपका क्वेश्चन छपेगी। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, याद रखिएगा, संविधान सामाजिक परिवर्तन के औजार के रूप में है, विवेचना करें। फिर अगला प्रश्न आएगी, भूमि सुधार के उद्देश्यों का वर्णन करें कि भूमि सुधार को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। जैसे भूमि सुधार का पहला होता है कृषि बिचौलियों का उन्मूलन करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रामीण में राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहित देना। उसके बाद समता सामाजिक न्याय के आधार पर कृषि व्यवस्था का पुनः गठन करना, औपनिवेशिकवाद शोषण को दूर करना। इस तरह से आप लोग बेहतरीन तरीके से आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट वो भी आप लोग का सेलेक्टेड सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कहाँ पे, तो मिसाइल क्लासेस के ऐप में। आप लोगों को सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन करें या ना करें, क्रैश कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्रैश कोर्स का फी ओनली फॉर, याद रखिएगा, क्रैश कोर्स का फी जो है ओनली फॉर 299 रुपीज़ रखा गया है, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छी तरह से स्टडी करके अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट में 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में आपको हर एक सब्जेक्ट का 5 पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। एक पीडीएफ में आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगी। इस तरह से आपको 200 क्वेश्चन आप लोगों को विद नोट्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेट ना करें, जल्दी से यहाँ कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। दिक्कत ही होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर देंगे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टिविटी हो सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कुलीन किसान वर्ग से आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछा जाएगा सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके पेपर में
3 मार्क्स का छपेगी। आपसे अगर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार की विशेषता बताए, ज्वाइंट फैमिली का क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी अगर आपसे पूछा जाएगा। भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिवार, ये क्वेश्चन 100% नहीं 200% आपके पेपर में याद रखेगा, 200% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। भूमंडलीकरण के सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, ये आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद आएगा आप लोगों का, याद रखिएगा सेट 2, याद रखिए क्या आएगी सेट 2। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया आप लोगों का सेट 1, अगला वीडियो में हम लोग सेट 2 देखेंगे। याद रखिएगा सेट 2 में आप लोगों को मैं और इससे भी बेहतरीन तरीके से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप लोगों को ऐप को पहले डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना है, क्रैश कोर्स को, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे लाल, जहां तक हम लोग स्टडी किए हैं वहां से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम लोग बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को देखिए और वेट कीजिए लेक्चर नंबर 2 देखने के लिए, वो हमारे एप्लीकेशन पे होगा। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।